आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस फाइटर जेट की जो आने वाले दशक में भारतीय नौसेना की ताकत को पूरी तरीके से बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर की। काफी लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पे सवाल उठ रहे थे कि क्या टेडबीएफ अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट में है, क्या सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है, पहली उड़ान आखिरकार कब होगी, और क्या ये मिग-29K की जगह ले पाएगा, और क्या ये राफेल एम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन अब इन सारे सवालों का जवाब खुद तेजस प्रोग्राम के चीफ डिज़ाइनर प्रोफेसर डॉक्टर रवि कोटाहाई नारायण सर ने दे दिया है। उन्होंने टेडबीएफ की वर्तमान स्थिति, पहली उड़ान, नौसेना में शामिल होने की संभावित तारीख और भविष्य की खरीद योजना को लेकर बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि सब कुछ योजना के अनुरूप होता है तो फिर अगले 5 वर्षों के भीतर टेडबीएफ की पहली बार उड़ान हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? भारत को इस विमान की जरूरत क्यों है? टेडबीएफ इतना खास क्यों माना जा रहा है? और ये भारत के भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर की रीढ़ कैसे बनेगा? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे और इस प्रोग्राम से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी को आसान भाषा में आपको समझाएंगे। पहले हम समझते हैं कि टेडबीएफ है क्या। टेडबीएफ का पूरा नाम है ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर और यह भारत की अगली पीढ़ी का कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे विशेष रूप से भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने के लिए और वहां पर उतरने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। आज भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, और इन दोनों पर फिलहाल मिग-29K लड़ाकू विमान तैनात है। लेकिन मिग-29K अब धीरे धीरे पुराना हो रहा है, उनका मेंटेनेंस भी काफ़ी महंगा है और अवेलेबिलिटी हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। और भविष्य की आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत को नए, ज़्यादा शक्तिशाली और पूरी तरीके से स्वदेशी कैरियर फाइटर की ज़रूरत थी, और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए टेडबीएफ परियोजना की शुरुआत करी गई। टेडबीएफ की वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ पर हाल ही में आर डिफेंस फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव 2026 के दौरान तेजस कार्यक्रम के चीफ डिज़ाइनर प्रोफेसर डॉक्टर रवि कोटाहाई नारायण सर ने डॉक्टर कोटाहाई नारायण सर ने टेडबीएफ को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि टेडबीएफ का डिज़ाइन अब काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, यानी ये केवल एक कॉन्सेप्ट ड्राइंग नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन, एरोडायनेमिक स्टडी, डिजिटल मॉडल, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और सिस्टम इंटीग्रेशन और प्रारंभिक तकनीकी कार्य काफ़ी हद तक पूरे किए जा चुके हैं। और अब इस प्रोजेक्ट में केवल एक बड़ी मंजूरी का इंतजार है, और वो मंजूरी है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की। अब सीसीएस अप्रूवल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सीसीएस है क्या। सीसीएस भारत सरकार की सबसे बड़ी सुरक्षा समिति है और इस समय जितनी भी परियोजनाएं हैं उन्हें इनकी मंजूरी मिलना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि नई मिसाइल परियोजनाएं हो गई, युद्धपोत हो गए, फाइटर जेट हो गए, पनडुब्बियां हो गई, और दूसरे जो रक्षा कार्यक्रम है उनकी अंतिम मंजूरी भी यही समिति देती है। टेडबीएफ को भी फुल स्केल डेवलपमेंट शुरू करने के लिए सीसीएस की मंजूरी चाहिए। जैसे ही मंजूरी मिलेगी वैसे ही प्रोटोटाइप निर्माण का काम तेजी से शुरू हो जाएगा, और डॉक्टर हरिनारायण ने साफ कर दिया है कि डिज़ाइन पहले से तैयार है, इसलिए मंजूरी मिलने के बाद विकास कार्य काफ़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। यानी भारत ने पहले ही काफ़ी समय बचा लिया है। अब पहली उड़ान कब से होगी, और ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हरिनारायण सर के अनुसार अगर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी समय पर मंजूरी देता है तो लगभग 5 वर्षों के भीतर टेडबीएफ की पहली उड़ान संभव है। यह सुनने में लंबा समय लग सकता है, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के हिसाब से ये गति बहुत तेज है। याद रखिए कि एक आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना कार बनाने जैसा नहीं होता है। हजारों इंजीनियर, लाखों कंपोनेंट्स और सैकड़ों सॉफ्टवेयर के साथ साथ हजारों घंटों की टेस्टिंग, ग्राउंड ट्रायल्स, इंजन इंटीग्रेशन, वेपन इंटीग्रेशन, कैरियर लैंडिंग ट्रायल, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, फटिक टेस्टिंग, और फिर जाकर प्रोटोटाइप की पहली उड़ान होती है। यानी जितना हम लोग सोच लेते हैं ना कि बस मंजूरी मिली और पहला प्रोटोटाइप आ जाएगा और उड़ान भर लेगा, उसके पीछे ये सब होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों पहली उड़ान में तकरीबन 4 वर्ष का समय लग जाता है, वो इन्हीं की वजह से लग जाता है। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि 5 साल की जो टाइमलाइन है ये वास्तव में काफ़ी सकारात्मक मानी जा रही है। तो सवाल ये है कि अगर 5 साल में पहली उड़ान होगी तो ये भारतीय नौसेना में शामिल कब होगा? देखिए, पहली उड़ान के बाद फ्लाइट टेस्टिंग असल मायने में शुरू होगी। उसके बाद वेपन ट्रायल्स हो गए, कैरियर कंपैटिबिलिटी टेस्ट हो गए, नाइट ऑपरेशन हो गए, सी ट्रायल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्ट हो गए, रडार वैलिडेशन, फिर ऑपरेशनल क्लियरेंस होगी, और इन सभी प्रक्रियाओं में कई वर्ष लगते हैं।
डॉक्टर हरि नारायण सर के अनुसार यदि विकास योजना के अनुरूप चलता है तो टेडबीएफ लगभग 8 वर्षों में भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल हो सकता है। यानी अगले दशक की शुरुआत में भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी ट्विन इंजन नेवल फाइटर मिल सकता है। अब टेडबीएफ की सबसे बड़ी खूबियों की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी क्षमता ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। टेडबीएफ को पावर करने के लिए 2 F414 इंजन की जरूरत पड़ेगी और F414 में से एक इंजन जो है वो 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, यानी कि इसके पास इनफ थ्रस्ट होगा। इसके अलावा ट्विन इंजन होने के कारण इसकी सुरक्षा, रेंज, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, स्पीड और रिलायबिलिटी काफ़ी बेहतर होगी। इसके अलावा इसमें आधुनिक ईसा रडार लगाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट होगा, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम होंगे, सेंसर फ्यूजन हो गया, डेटा लिंक हो गया, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी हो गई, लो ऑब्जर्वेबल डिज़ाइन हो गई, फोल्डिंग विंग्स हो गई, मजबूत लैंडिंग गियर हो गया, अरिस्टर हुक हो गया और कैटपल के साथ साथ जो इसकी जंप है ये दोनों प्रकार के ऑपरेशन की क्षमता के साथ आएगा। इसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और एयर टू शिप या एंटी शिप जो मिसाइल का इंटीग्रेशन है वो किया जाएगा। ये विमान अस्त्र, रुद्रम परिवार की मिसाइलों और दूसरे भविष्य के जो हथियार हैं उनको ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम होगा। अब एक प्रश्न जो आपके मन में आएगा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि टेडबीएफ अगर बनाया जा रहा है जो कि एलसीए नेवी का नेवल संस्करण है, तो यहाँ पर हम नेवी को, एलसीए नेवी को ही क्यों नहीं ले देते? क्या नेवी तेजस में और टेडबीएफ में कोई अंतर है? तो जी हाँ, बिल्कुल अंतर है। नेवल तेजस एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, उसका उद्देश्य केवल कैरियर टेक्नोलॉजी को सीखना था। लेकिन टेडबीएफ शुरुआत से ही एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसका पेलोड ज़्यादा होगा या पेलोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसका कॉम्बैट रेडियस काफ़ी बड़ा होगा, इंजन बहुत शक्तिशाली होंगे, मेंटेनेंस बेहतर होगी, सर्वाइबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी ये भारतीय नौसेना का मेन बैटल फाइटर एयरक्राफ्ट बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है और वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मात्र था। हालांकि ऐसा है कि अभी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि नौसेना ट्रेनिंग पर्पस के लिए तकरीबन 1 से 2 एलसीए नेवी स्क्वाड्रन को खरीद सकती है, लेकिन वो कब तक होगा इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। अब टेडबीएफ में हमें कितने विमान भारतीय नौसेना में आते दिखाई पड़ेंगे? देखिए, सरकार ने शुरुआती चरण में 88 जो टेडबीएफ फाइटर जेट है वो खरीदने की योजना बनाई है, लेकिन डॉक्टर हरि नारायण सर का कहना है कि भारतीय नौसेना की कुल जरूरत 120 से भी ज्यादा विमान की हो सकती है। क्यों? क्योंकि भारत में कई जो कैरियर बैटल ग्रुप्स है वो संचालित करने की योजना चल रही है। तकरीबन 3 कैरियर बैटल ग्रुप तो ऑलमोस्ट कंफर्म है और हर एयरक्राफ्ट कैरियर पर पर्याप्त फाइटर एयरक्राफ्ट आना चाहिए। इसके अलावा ट्रेनिंग फ्लीट हो गई, रिजर्व फ्लीट हो गई, ऑपरेशनल रोटेशन हो गया, मेंटेनेंस रिजर्व हो गया और भविष्य में एट्रिशन रिप्लेसमेंट के लिए भी अतिरिक्त विमानों की जरूरत पड़ सकती है। और यही कारण है कि टेडबीएफ भारत के सबसे बड़े फाइटर प्रोग्राम में बदल सकता है। तो क्या राफेल मरीन और टेडबीएफ यहाँ पर एक दूसरे से कोलाइड करेंगे? कुछ लोगों को लगता है राफेल एम आने के बाद टेडबीएफ की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। राफेल एम एक तत्कालिक समाधान है, जबकि टेडबीएफ लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है। तो इनमें कोलिजन होने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या हरिनारायण सर ने जो कहा है आप मानते हैं कि वो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं? क्या 5 साल में पहली उड़ान हो सकती है? अपनी राय आप जरूर दें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।